एक परसेप्शन है इंडिया चाइना से डरता है। जय हिंद का नारा जब सुभाष चंद्र बोस ने दिया था और आज तक भारत देश किसी से नहीं डरता। तो वो जो एरिया जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर रखा है दैट वी रिकॉल एज अ पीओके, उसके अंदर जितने भी टेररिस्ट हैं, टेरर फंडिंग की जाती है दूसरे कंट्री के द्वारा। पहलगाम आतंकी, पहलगाम का वो इलाका, पहलगाम में जो कायराना आतंकी, पहलगाम से जुड़ी है, पहलगाम से एक बड़ी। अगर आपने किसी को नकारा करना है तो सबसे अच्छा काम क्या करो, उसको फ्री में चीजें देनी शुरू करो। इजराइल में हर किसी मैन और वुमेन के लिए मिलिट्री की ट्रेनिंग करना मैंडेटरी है। ऑब्वियसली उनकी पॉपुलेशन इतनी नहीं है कि ज्वाइन नहीं करेंगे, तो जो उनके डेंजर्स हैं, जो जिस तरह के वो खतरों से घिरे हुए हैं, उनको डिफेंड करना हो सकता है उनके लिए बहुत मुश्किल है। आर्मी इंटेलिजेंस जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज को कैसे पता करती है? बहुत ही डीप इंटेलिजेंस नेटवर्क है। बहुत सारे लोग हैं जो बैकग्राउंड में विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ग्राउंड में ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से 24 घंटे यही यकीन कर रहे हैं। इंडियन आर्मी के अंदर ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्षत्रिय कौम के जाति, कोई पॉलिटिकल है उसका बेटा क्यों नहीं इंडियन आर्मी ज्वाइन करता? जब गोली चलती है वो ये नहीं देखती कि आप कौन सी कौम के हैं और कौन सी जाति। मेरे 21 साल में आज तक हमने कभी किसी से ये नहीं पूछा कि आपकी जाति क्या है। इजराइल एक ऐसा देश है जहां हर मैन और वुमेन के लिए आर्मी की ट्रेनिंग करना मैंडेटरी है। तो क्या ये हमारे भारत के अंदर भी रूल एप्लीकेबल होना चाहिए? हम लोग सिर्फ क्या सोचते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन तिरंगा लेके घूम लिए तो लगता है कि सबसे बड़े देशभक्त हम ही हैं। लेकिन जब देश के नाम जान देने की बात आती है तो सबसे आगे हमारे खड़े होते हैं जवान, यानी कि इंडियन आर्मी। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम इंडियन आर्मी के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि आप उसके अंदर अपना कैरियर भी कैसे बना सकते हैं, कैसे उसमें सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। गाइस, इसके लिए आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी आर्मी के नाम कर दी। एक ऐसे जवान, एक ऐसे ऑफिसर आज हमारे साथ दोस्तों बैठे हैं जो आपके सारे सवालों का जवाब देंगे आज के पॉडकास्ट में। सो मैं स्वागत करता हूं हमारे पॉडकास्ट में लेफ्टिनेंट कर्नल मिस्टर अंकुश अग्रवाल जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच दीपक। सर, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो जाए हमारी ऑडियंस के लिए। थैंक यू दीपक। आपका जिस तरीके की आप कोशिश कर रहे हैं उस कोशिश का मेरे को भी हिस्सेदार बनाने के लिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। दीपक, मैंने 2002 जून में कमीशन लिया इंडियन आर्मी में इन द बिहार रेजिमेंट, और आफ्टर सर्विंग फॉर 21 years in April 2023 I left and I challenged myself कि चलो बाहर निकल के देखते हैं दुनिया कैसी है। राइट। थोड़ी सी मेहनत उसके करने के बाद आई जॉइंड फिलिप्स एज देयर वाइस प्रेसिडेंट। मैं देख रहा था मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया में हम लोग एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज़ में सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बना रहे थे। और तकरीबन 6 महीने पहले लगा कि अगर कुछ करना है तो थोड़ा अपने ऊपर भी करके देखते हैं कि एक अपने ऊपर एक गैम्बल करके देख सकते हैं, आप ये कह सकते हैं। तो एक पैशन था मेरा कि बच्चों को ट्रेनिंग देने का अलग अलग जगहों में, तो हमने इन्विंसियो सर्विसेज की शुरुआत की एंड टुडे आई एम द CEO ऑफ इन्विंसियो सर्विसेज, दैट्स आवर कंपनी। ग्रेट सर। सो आपने इंडियन आर्मी को आई थिंक ऑलमोस्ट 20 या 21 साल दिए। करेक्ट, 21 years। हाँ जी। तो दोस्तों, अगर इस पॉडकास्ट से आपके जीवन में कुछ भी चेंज आता है, कुछ भी वैल्यू एडिशन होता है, तो प्लीज़ डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो सर, इंडियन आर्मी ज्वाइन करना मतलब मैक्सिमम लोगों का सपना होता है। सो क्या ऐसा डिसीजन रहा आपकी लाइफ में कि मुझे इंडियन आर्मी में जाना है? दीपक, मेरा कोई ऐसा सपना बचपन से नहीं था कि मुझे इंडियन आर्मी में जाना है जी। मेरे पिताजी ज़रूर हमें बचपन में वो जो वो होता था ना, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स, कॉस्ट्यूम्स, तो वो ज़रूर हमें ला के देते थे। उनका एक अपना शायद सपना रहा होगा। मेरा ये सपना था दीपक कि मैं घर में जल्दी से जल्दी कंट्रीब्यूट कर सकूं, अपने पैरों पे जल्दी से जल्दी खड़ा हो सकूं। वो ज़रूर एक मेरा सपना था, और उस सपने को देखते हुए वो साकार ऐसे हुआ कि मैं स्कूल कैप्टन था और हम स्टेट के लिए किसी गेम के लिए जा रहे थे, तो किसी ने बोला अरे यार कल लास्ट डेट है, मेरी मम्मी ने जाना है। मैंने कहा किस चीज़ की लास्ट डेट है? तो उसने बोला कि NDA का फॉर्म भरने की। मैंने कहा NDA क्या होता है? कहते हैं ऐसे 12th के बाद ना इसमें आप फिर ऑफिसर बन जाते हो। तब इतनी अकल थी, कोई इंटरनेट वगैरह तो था नहीं। मैंने कहा मेरा भी करा दे यार। कहता हाँ ठीक है। तो मैं भागा, पोस्ट ऑफिस से PO बनाया, मुझे याद है 21 रुपये का PO दिया, फॉर्म भर के दिया, और तब तक घर वालों को भी कोई आइडिया नहीं था कि ये क्या है, कैसे, कहाँ जा रहा है। तो
बस उन्होंने फॉर्म वो भर दिया, एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम दिया और एक के बाद दूसरी चीज़ होती गई और फाइनली पता चला मैंने एनडीए ज्वाइन किया और 3 साल बाद में आईएमए चला गया और फिर कमीशन हो गया। अरे वाह। तो ये यू जॉइंड एज अ लेफ्टिनेंट आई जॉइंड एज अ लेफ्टिनेंट। एंड यू रिटायर्ड एज अ लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल, हाँ जी। सर ये जो सफ़र था आर्मी के बाद, मतलब इंडियन आर्मी को ज्वाइन करके छोड़ना अपने आप में एक डिफ़िकल्ट डिसीजन रहा होगा, तो उसके पीछे का क्या रीज़न है? एब्सोल्युटली दीपक, मैं चाहता तो अभी 15-16 साल और सर्विस कर सकता था और आप एक बहुत कंफर्ट जोन में होते हो क्योंकि आपने जो मुश्किल वक्त है वो थोड़ा सा देख लिया होता है। तो जैसे जैसे आप आर्म फोर्सेस में थोड़े सीनियर सर्विस या रैंक जैसे भी आप बोलिए, तो आपके लिए थोड़ी सी ज़्यादा डेस्क जॉब्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं। जी। पर मुझे लगा कि आदमी को, इंसान को ना रुकना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं अगर आप रुक गए तो फिर इट इज़ द डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। राइट। ज़रूरी नहीं है कि शरीर हमारा साथ छोड़े, क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि जहाँ पे हम अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं, हमारा दिमाग हम उस तरफ लगा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया, तकरीबन मेरी 12 साल की सर्विस थी 2013-14 में, जब मुझे लगा कि थोड़ा सा फैमिली प्रेशर ज़्यादा हो रहे थे। मैं बहुत अच्छा कर रहा था, मेरी 2 फॉरेन पोस्टिंग हो चुकी थी, बट मेरी मूवमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो अपने आप को तैयार करते हैं, जब टाइम आएगा पेंशनेबल सर्विस का तब वील टेक अ फाइनल कॉल कि करना है कि नहीं करना। राइट। तो इसलिए फिर मैंने 2 MBA की, एक MSc की साइकोलॉजी में, 15-16 सर्टिफिकेशंस किए कि मैंने कहा जाऊंगा बाहर तो आई विल नॉट गो एज अ सिक्योरिटी गार्ड या ग्लोरीफाइड सिक्योरिटी सुपरवाइजर। अगर जाऊंगा तो वो करने जाऊंगा जो मन करता है, और शुरू से मन इसी चीज़ में था कि बच्चों को ट्रेन कर सकें, इस काबिल बना सकें कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। जी। तो बस इसलिए यही, वहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई। सर अब जो हमारे मिलिट्री के जो भी सोल्जर्स हैं, सो हम देखते भी हैं टीवी के अंदर जो मूवीज़ वगैरह आती हैं उनके अंदर कि वो कैसे कैसे रियल लाइफ में भी मतलब -डिग्री टेम्परेचर में रह रहे हैं, कैसे वो खा रहे हैं, कैसे वो पी रहे हैं, तो एक उनके लिए एक अलग से एक स्ट्रगल होता है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। दीपक, आर्म फोर्सेस इज़ अ वे ऑफ लाइफ, इट्स नॉट अ करियर। ओके। आप, अगर कोई ये सोचता है कि मैं लाइक आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बना, मैं IIT का इंजीनियर नहीं बना, या मैं वैसे इंजीनियर नहीं बना, या मैंने कुछ और नहीं किया, या मेरा कोई बिजनेस नहीं है, चलो आर्मी भी एक है, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मैं आपको बहुत यकीन के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस में इतने सालों तक रहा, जी। कि पहले तो कभी रिकमेंड नहीं होगा आर्मी ज्वाइन करने के लिए। क्योंकि अगर आपका तन मन पूरा उस तरीके से आपने अपने आप को नहीं डाला कि आप, क्योंकि द मोमेंट यू ज्वाइन आप एक्चुअली अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहे हो, क्योंकि आप वॉलंटियर कर रहे हो कि अगर कल मुझे कहीं भी जाना होगा, कुछ भी करना होगा, कैसे भी मुश्किलात होंगी, मैं उसमें अपनी ड्यूटी निभाऊंगा। वो कोई भी प्रोफेशन में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हर प्रोफेशन में बोलते हैं अरे नहीं हो रहा, चलो छोड़ दो, कहीं और चलते हैं। राइट। यहाँ पे आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपनी जगह छोड़ी तो फिर देश के लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन सर मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था क्योंकि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो सीरियस नहीं है, अगर मैं उनकी बात करूं कि उनको आर्मी में ज्वाइन एज सच मतलब कैरियर बनाना है या ज्वाइन करना है, तो इंडियंस तो मुझे लगता नहीं कि यंगस्टर जो ऐसे सीरियस हैं ज्वाइन करने के लिए। दीपक, बहुत बहुत ही बढ़िया सवाल किया आपने, क्योंकि मेरे तजुर्बे में मैं 4 साल तक सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में बच्चों की सिलेक्शन भी करता रहा, फिर उसके बाद मैं उनकी इंस्पेक्शन टीम में था। सॉरी, 8 साल तक तकरीबन मैंने विदाउट एनी कॉस्ट, प्रो बोनो जिसको बोलते हैं, एज अ चैरिटी मैंने लोग बच्चों के लिए उनको तैयार भी किया आर्मी में जाने के लिए। बच्चों को ना आधे से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तो बच्चों को अवेयरनेस ही नहीं है। उनके लिए आर्म फोर्सेज इज़ कश्मीर, सियाचिन, कारगिल, इससे आगे वो, और ये बहुत अफसोस की बात है कि आज जबकि इंटरनेट और यूट्यूब चैनल्स और इतना कुछ अवेलेबल है, फिर भी हमारे जनरेशन, जो नई जनरेशन है, उनकी सोच वहाँ आगे ख़त्म हो जाती है। किसी भी प्रोफेशन में 4 चीज़ों की आपको एक इच्छा होती है, आपका पैशन, आपका रेन्यूमरेशन यानी कि सैलरी या CTC, आपकी लोकेशन, और आपका सोशल स्टेटस। आर्म फोर्सेस से हायर सोशल स्टेटस पूरी दुनिया में किसी का नहीं है। ये आई एम श्योर कि यू विल बी इन एग्रीमेंट विद मी ऑन दिस। राइट। रेन्यूमरेशन की बात करें तो आज वन ऑफ द बेस्ट रेन्यूमरेशंस फाइनेंशियली इज फॉर अ लेफ्टिनेंट और फॉर अ सोल्जर हु जॉइंस, व्हेन यू कंपेयर्ड रिलेटिवली, जब हम कंपेयर करते हैं, आज जब मार्केट इधर से उधर भाग रही है, ले ऑफ्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो एक सिक्योर्ड और
आई नॉट से सेफ बट फाइनेंशियली सेफ प्रोफेशन। पैशन की बात करें तो जो एक बार ज्वाइन करता है तब उसको जो स्वाद आने लगता है चीज़ों का। आज मैं देख रहा था, अभी किसी ने मुझे बताया कि मैं ट्रैक पे गया हूँ पहाड़ी पे, मैंने 50,000 रुपये पे किए हैं, 40,000 रुपये पे किए हैं, और हम उन्हीं पहाड़ियों पे, हम रोज़ उन्हीं पे ही घूमते थे, उन्हीं पेट्रोलिंग करते थे और वहीं पर ही एम्बुश करते थे या वहीं पर ही हम जाते थे। और एक हमारे अंदर से एज अ ह्यूमन हमारी जो नॉर्मल इंस्टिंक्ट है वो है लड़ने की। जी। एंड आई जनरली से कि एवरीबडी इज़ अ सोल्जर। हर कोई शख्स एक लड़ाई लड़ रहा है। अगर वो लड़ाई आप देश के लिए लड़ रहे हो तो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? नहीं सर, बिल्कुल। लास्ट बचती है लोकेशन। हाँ, थोड़ा सा लोकेशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बट अगर आप वैसे कंपेयर करें कि एक आदमी जो कुंडली या बुराड़ी या इधर उधर रह के जो दिल्ली आ रहा है काम करने, या दिल्ली वाला गुड़गांव जा रहा है, वो ज़िंदगी के 5 घंटे रोज़ आने जाने में बिता रहा है। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर हम थोड़ा सा अपने परिवार से दूर रहते हैं बट हमें उसके कॉम्पनसेशन में महीना 2 महीने की छुट्टी मिलती है जहाँ में हम अपने परिवार का ध्यान रख सकते हैं, तो येस, लोकेशन इज़ अ बिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़, बट बाकी 3 चीज़ें देखिए, इससे अच्छा प्रोफेशन कौन दे सकता है आपको? सर लेकिन एज अ सोल्जर की बात करूं तो हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल आप ज्वाइन करते हो इंडियन आर्मी में, सो आई मतलब सॉरी आई मे बी रॉन्ग, कितनी सैलरी मिलती होगी सर उसमें? तो क्या खर्चा वो चला पाते हैं? यंगस्टर के दिमाग में ये चीज़ आती है कि मैं ज्वाइन तो कर रहा हूँ, चलो एज अ आर्मी में आप जा रहे हो या किसी भी सेंट्रल सर्विसेज के अंदर आप जा रहे हो, तो सैलरी क्या मिलेगी जिससे मैं अपना घर पाल सकता हूँ? मुश्किल से 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये। तो आज के टाइम में सर दिस इज़ नॉट सफिशिएंट, आई थिंक सो। बिल्कुल, बिल्कुल सही दीपक। हम आर्म फोर्सेस में या आर्मी में जैसे जवान, एक सिपाही भर्ती होता है, जी। फिर वो लांस नायक बनता है, नायक बनता है, हवलदार बनता है, और नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर। दीपक, आज जब हमारे जवान, जो भी जवान भर्ती होता है, तकरीबन उसका 35 से 40 हज़ार के आसपास होता है, प्लस अगर वो किसी फील्ड एरिया में होता है तो जो अलाउंसेस भी उसको मिलते हैं एज अ सिपाही। एज अ सिपाही। तो और जब अभी पे कमीशन, जैसे अभी नया पे कमीशन भी आएगा, तो जी। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो ये इजाफा होगा ही इन चीज़ों में। साथ में दीपक, आप इसकी एक टेंजेबल और एक इनटेंजेबल वैल्यू में जाते हैं। टेंजेबल तो होगी जो आपने पैसे की बात की, इनटेंजेबल हो गई जैसे हमें थोड़ी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, चाहे वो कैंटीन फैसिलिटीज़ हो गई, जी। स्कूलिंग हो गई। और दूसरा दीपक, आज अगर मैं फील्ड में भी होता हूँ, जो पीछे से मेरी फैमिली को सपोर्ट मिलता है, हमारा जो पूरा कैंट है वो एक शहर की तरह है। अंदर ही स्कूल है, अंदर ही मिलिट्री हॉस्पिटल है, अंदर ही सब कुछ है। मैं जब कमीशन हुआ था तो मेरे को एक ही चीज़ लगती थी कि चलो मैं कहीं फील्ड में हूँ बट मेरा परिवार इज टेकन केयर ऑफ। मेरे मदर और फादर, तब ओवैसी शादी नहीं हुई थी, कि बेस हॉस्पिटल में जाके वो अपना ट्रीटमेंट करा सकते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। वो जो हमारी नॉर्मल कैंटीन फैसिलिटीज थी अवेल कर सकते थे। तो अगर आप इंटेंजिबल बेनिफिट्स देखो तो बहुत ज़्यादा है इसके। जी, अगर जी, आप खाली प्योर पैसे के बारे में बात करोगे तो हो सकता है कंपैरेटिवली वो उनके बराबर ही हो। ओके, बट सर व्हाट अबाउट उन केसेस के बारे में जो कंपनसेशन दी जाती है इन केस अगर कोई सिपाही या कोई सोल्जर आर्मी का टेररिस्ट अटैक में उसके साथ मतलब वो शहीद हो जाता है, तो उस केस में क्या कंपनसेशन मिलती है? दीपक, आपने अगेन बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ना इसके बारे में भी काफ़ी अफवाहें मैं सुनता रहता हूँ। मैं पिछले भी एक पॉडकास्ट में था तो वो बता रहे थे कि चोट लग जाती है तो ध्यान नहीं रखते आर्म फोर्सेज और ये सब चीज़ें। ये एक सब मन गढ़ंत बातें हैं। ओके। जितना आर्म फोर्सेस अपने लोगों का ध्यान रखती है, कोई प्रोफेशन इस दुनिया में नहीं है, मैं आंख बंद करके बता सकता हूँ, जो ध्यान रखता होगा। आज अगर मान लेते हैं मुझे ही सर्विस के दौरान कोई चोट लगती, मेरे एंकल में चोट लगी थी, मेरा फ्रैक्चर हो गया था, मैं कहीं पोस्टेड था, तो पूरा कभी भी मुझे डॉक्टर के पास जाना आना करना, किस तरीके से पूरी सहूलियतें दी जाती थी। मान लेते हैं कि मैं बिल्कुल नकारा हो जाता, कि मैं काम करने लायक ना रहता, तो अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपको 2-3 डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत होती है। पहला तो आपका ऑपरेशंस हो गया हार्डकोर, जो बाहर जाके ऑपरेशंस करेंगे, पेट्रोलिंग, एम्बुश, कैसो। दूसरा हो गया जो एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखेंगे, और तीसरा हो गया जो इनका लिंक होगा आपस में, जो यही यकीन करेंगे, जो यूनिट का ही हिस्सा होंगे बट ये यकीन करेंगे कि पीछे से टाइम से रसद आ रही है, क्लोथिंग आ रही है, सामान आ रहा है, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। तो आप देखिए, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है हमारी, हम ऐसे लोगों को यहाँ अब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि इनके लिए भी हमें नुमाइंदे चाहिए। राइट। तो चाहे वो जवान हो चाहे वो ऑफिसर हो, और हम ये यकीन करते हैं कि किसी को भी ये महसूस ना हो कि वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। लोगों ने उस पोजीशन में रह के भी फिनोमिनल काम किया है, ये यकीन किया कि टाइम से हमारी रसद पहुंच रही है, जहाँ पे -20 -25 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ पे भी। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो एक नॉर्मल सिविलियन से अगर आप कंपेयर करो कि ठीक है यार नहीं आया तो नहीं आया,
हमारे में ऐसा नहीं होता, हमारे में होता है नहीं आया तो आके ही रहेगा, वो कैसे आएगा वो फिर उनका काम हो जाता है। सो दीपक, नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि कितनी मॉनेटरी कंपनसेशन की अगर आप बात करें, पहले तो देखिए जो भी शहीद होगा उसके परिवार को एक पेंशन मिले, जनरली एक फैमिली पेंशन मिलती है जी। जब तक वो उनके माताजी पिताजी जिंदा हैं या उसकी वाइफ जब तक जिंदा है, जो भी ठीक है, है। तो वो एक ताउम्र उसको वो मिलेगी। हम्म। और एक लमसम अमाउंट मिलता है डिपेंडिंग ऑन द स्टेट गवर्नमेंट्स, की कई बार स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने रूल्स कुछ बनाए हैं। मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब मैं कमीशन हुआ था 2002 में, तो उससे 1 साल 6 महीने पहले ही एक हमारे जवान हवलदार रुद्र प्रसाद वो शहीद हुए थे, वो कीर्ति चक्र भी हैं, उनको मिला था मरणोपरांत। तब मेरे को किसी ने बताया था कि अराउंड 27-28 लाख रुपए उनकी फैमिली को 2002 में मिले थे, ओके। स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, बाकी चीज़ों से मिला के। तो जनरली स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, बट इट्स अ हैंडसम अमाउंट दैट एवरीबडी गेट्स। प्लस हमारा एक आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड है जो हम सबका इंश्योरेंस करता है। आज की डेट में ऑफिसर्स का 1 करोड़ का इंश्योरेंस होता है और मेरे ख्याल से जवानों का 50 लाख के आसपास का है, मेरे को एग्जैक्ट फिगर ध्यान नहीं है, आई एम सॉरी। ओके। तो अगर कोई शहीद होता है तो वो अमाउंट डायरेक्टली उनको मिलता है, उनके परिवार को, जो भी उनका नेक्स्ट ऑफ किन होगा उनको मिलता है। देशभक्ति की भावना ओनली 15 अगस्त या 26 जनवरी को देखने को मिलती है कि हर कोई देखा अपनी बाइक पे या हाथ में तिरंगा लेके घूम रहा है, लेकिन एक्चुअली जब मैं बात करता हूँ देश के नाम मर मिटने की, तो इंडियन आर्मी यानी कि हमारे जवान सबसे आगे होते हैं। मैं ये बोलूँगा 15 अगस्त, 26 जनवरी, क्रिकेट के मैचेस हाँ। और लड़ाई, ये बहुत वेरीड जगहें हैं स्पेक्ट्रम में। पर बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जनरली हम 15 अगस्त 26 जनवरी में देखते हैं जज्बा सबसे हाई उस पर होता है, क्योंकि दीपक जैसे कि मैंने पहले बताया कि एवरीबडी इज़ अ सोल्जर, हर कोई अपनी लड़ाई लड़ ही रहा है। सडनली उस टाइम के आसपास उनका ये सभी का ध्यान एक ही तरफ केंद्रित हो जाता है कि ये हमारे इंडिपेंडेंस का टाइम है या ये हमारी रिपब्लिक का टाइम है। मैं हमेशा से ये कहता हूँ और आपके माध्यम से भी मैं ये बताना चाहूँगा कि बी द सिटीजन वर्थ फाइटिंग फॉर। वो 365 दिन आप कर सकते हो। लोग बोलते हैं वंदे भारत चली, इसमें टूट फूट हो गई, यहाँ कुछ किया, ये हो गया, एक्सीडेंट हो गए, बिन क्या लापरवाही, दारू पी के गाड़ी चला रहा था, कुछ कर रहा था। अब जो आपका जवान, जैसे आपने बताया, वो जवान वहाँ खड़ा होके, वो तो आप ही के लिए खड़ा है। अगर आप पीछे ये गदर कर रहे हो तो भी वो तो खड़ा ही है, वो तो अपनी ड्यूटी दे रहा है। तो आप ऐसे नागरिक बनिए कि ताकि आपके लिए जो जवान वहाँ खड़ा है उसको भी गर्व महसूस हो कि हाँ मैं एक पॉपुलेशन के लिए खड़ा हूँ जो जिसको कदर है अपनी जान की, क्योंकि आपकी जान ही तो बचाने के लिए खड़ा है वो वहाँ पे। राइट। आर्मी इंटेलिजेंस जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कैसे पता करती है? दीपक, हमारा एक बहुत ही डीप इंटेलिजेंस नेटवर्क है और ऑब्वियसली मैं ज़्यादा बातें आपसे उसके बारे में नहीं खुलासा कर पाऊँगा फॉर जी, ऑब्वियस जी। रीजंस, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हर क्षण बहुत सारे लोग हैं जो बैकग्राउंड में विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ग्राउंड में ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से और बाकी चीज़ों की मदद से जो 24 घंटे यही यकीन कर रहे हैं कि हम काफ़ी घटनाओं से बचे रहें। सो कभी बॉर्डर पार से कोई अटैक होता है, लेट्स सपोज मैं अगर मोस्टली कश्मीर की बात करूं जहाँ पे ये टेररिस्ट अटैक्स होते रहते हैं, तो क्या हम इतने कैपेबल हैं कि अगर उन्होंने हमारे 4 लोग मार दिए, सिटीजन मार दिए, जवान मार दिए, तो उसके अगेंस्ट में कोई एक बदला लिया जाए? दीपक, मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है कि अभी हाल फिलहाल में कुछ अच्छी मूवीज़ बननी शुरू हुई हैं जो इस बात को दर्शा रही हैं कि हमारी काबिलियत क्या है। ऐसा नहीं है काबिलियत आज ही आई है, ये काबिलियत बहुत सालों से थी, जी। क्योंकि हम बहुत शांति प्रिय देश हैं। हम ज़्यादा पहले हम किसी को ना उकसाते हैं, ना ही हम कुछ वारदात करते हैं, बट हम शांत बैठने वालों में से भी नहीं है। शांति प्रिय हैं बट हम शांत नहीं बैठते। तो हमने बहुत कुछ किया है पास्ट में भी और अभी भी चलता रहता है। आज मैं और अब जब बैठ के बात कर रहे हैं जी। तब भी कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग चल रही है, कहीं कुछ चल रहा है। हमारे जो फॉरवर्ड एरियाज़ में हैं वो हर पल इन वारदातों को तो 2 तरीके से हैं। एक तो डिफेंस हो गया कि बचना, दूसरा ऑफेंस हो गया और एक ऑफेंसिव डिफेंस हो गया। कई बार हम एक ऑफेंसिव डिफेंस की भी कार्रवाई करते हैं ताकि सामने वाले को, जैसे आपने देखा होगा ना कि कहीं अगर एक बहुत ही सिक्योर लोकेशन है, एयरपोर्ट है, कुछ है, उसमें कितने चेक्स और बैलेंसेस होते हैं, राइट। आप ऐसे नहीं घुस सकते। तो कई बार हमारा जो पोस्चर होता है वो भी ये दिखाने के लिए होता है कि सोच समझ के करना जो भी करोगे, पर फिर भी कुछ गुमराह लोग, कुछ भी बेवकूफ़ लोग करने की कोशिश करते हैं, तो उसका हमें अच्छे से उनको सबक सिखाना आता है। और वो चाहे हमारा बायां देश हो चाहे दायां देश हो, सबके लिए एक जैसा है।
मतलब इंडियन आर्मी हमारी इतनी स्ट्रांग है आज की डेट में? बिल्कुल, जितना हम सोच सकते हैं उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सिर्फ हम बोलते कम है क्योंकि हम थोड़ा शांति प्रिय देश है। सो एक हम क्विकली जंपिंग टू द क्वेश्चन, कश्मीर के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो 370 हटाने से पहले जो वहाँ के लोकल लोग हैं, सो वी हर्ड लॉट्स ऑफ टाइम, न्यूज़ में भी हम देखते थे कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो आर्मी को पत्थर मार रहे हैं, उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। अब लेकिन 370 जब हट चुकी है तो ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है। दीपक, अगेन अ वेरी सेंसिबल क्वेश्चन, बिकॉज ये भी ना एक बहुत बड़ी मिथ है कि 370 पहले और बाद में, अगर आप ऐसे देखेंगे 370 के बाद भी बहुत कुछ हुआ, क्योंकि उसके बाद फिर डीमोनेटाइजेशन हुआ, तब वो चीज़ें रुकी। क्योंकि उनके अब अगर आपने किसी को नकारा करना है तो सबसे अच्छा काम क्या करो कि उसके आगे आप उसको फ्री में चीज़ें देनी शुरू कर दो। ऑब्वियसली वो काम करना बंद कर देगा। मेरी सोच के हिसाब से और मेरे 3 टेन्योर जो भी जम्मू एंड कश्मीर में थे, मैं ये बोलूँगा कि जो वहाँ की जनता है वो भी इंसान है, वो लोग भी अपना परिवार पालना चाहते हैं, पेट भरना चाहते हैं। अब अगर आज मैं दीपक को बोलूँ कि आप पूरा दिन कुछ काम मत करो, आपको राशन पानी घर बैठे मिल जाएगा। अब वो है ना, एक एडवर्टिजमेंट भी हम बचपन में सुनते थे, लाइफ में वो आराम तो आइडिया आते हैं। हाँ। तो लाइफ में आराम है तो आइडिया तो आएंगे। जी। तो ये आइडिया कहाँ जाएंगे ये नहीं समझ में आता। अगर आप आज कश्मीर में जाके देखें, टूरिज्म के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, हम कश्मीर के लोग शार्क टैंक तक आके अपने पिचेस दे चुके हैं। राइट। क्या आप कभी अपनी ज़िंदगी में, मतलब मैं नहीं सोच सकता था कि वहाँ से निकल के कोई आके ऐसे करेगा, क्योंकि हमें लगता था वो अपने एक कुकून में खुश हैं, एक अपने सीमित से दुनिया में खुश हैं। पर आज वो भी पढ़ना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं, वो भी अपना तरक्की चाहते हैं। तो आर्टिकल 370 हटना नहीं हटने से जो लोकल वहाँ पे है उसको कितना फ़र्क पड़ना था। वो आज ये ज़रूर देख रहा है कि चलो मुझे जो फ्री में चावल या फ्री में खाना मिल रहा था, फ्री में जो चीज़ें मिल रही थी जी। आज मैं अगर आपसे ऐसे बोलूँ तो कुछ हमारे कंट्री के आज भी ऐसे कुछ स्टेट हैं जिनके अंदर फ्री में चीज़ें बट रही हैं। तो अंग्रेज़ों ने फ्री में हमें चाय पिलानी शुरू की थी। आपको शायद, आप और मैं पैदा नहीं हुए थे, पर मेरी दादी जी बताते हैं कि जब चाय का प्रचलन था, इंडिया में लोग चाय नहीं पीते थे, हम तो दूध पीने वाले लोग हैं। राइट। तो जब चाय इन्होंने शुरू करी तो इन्होंने रेलवे स्टेशन पे वो डिकैंटर रख दिए चाय के भर के फ्री में, कि आप चाय फ्री में पियो। अब लोगों ने पीनी शुरू की, चुस्कियाँ लेनी शुरू की, सर्दियों में मज़ा आने लगा, प्लस उसकी एडिक्शन हो गई। तब अंग्रेज़ों ने वही चाय जो असम में हमारी उग रही थी हमें ही बेचनी शुरू कर दी। अच्छा। तो अगर किसी को आपने नकारा करना है तो उसको आप फ्री में चीज़ें दो। राइट। तो आर्टिकल 370 के बाद भी बहुत कुछ हुआ, पहले भी बहुत कुछ हो रहा था। अब फ़र्क ये है कि अब जब हमने उनको फोर्स किया है कि हम आपको काम करने पे, तो आज वो अपनी तरक्की के लिए ही काम कर रहे हैं। ओके। टेरर फंडिंग के बारे में कुछ क्वेश्चन है जो मन में आ रहा है। तो टेररिस्ट है, लेट्स सपोज अब एक एरिया सेलेक्ट करते हैं, पीओके की बात करते हैं, तो वो जो एरिया जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर रखा है, दैट वी रिकॉल एज अ पीओके, उसके अंदर जितने भी टेररिस्ट हैं या होंगे, उनको कहा जाता है कि टेरर फंडिंग की जाती है दूसरे कंट्री के द्वारा। इज इट राइट? ओके दीपक, शिवाजी ने एक वॉरफेयर शुरू किया था, गुरिल्ला वॉरफेयर, जो भी लेटेस्ट मूवी भी आई है शायद, अगर आप उसमें देखेंगे कि छुप के वार करने की कार्रवाई। 3 लड़ाई हार चुका था पाकिस्तान ऑलरेडी, जी। 47, 48, एक 65 की और 71 की। 71 की, राइट। अब हारने के बाद, और आपको पता है कि आपसे ना दुगना ताकतवर, और दुगना क्या, चौगुना 10 गुना ताकतवर आदमी बैठा है, तो आप क्या करोगे? आप उसके वीक स्पॉट्स हिट करने शुरू करोगे। और वीक स्पॉट्स कैसे होंगे? अब अगेन आपकी बात पे मैं जा रहा हूँ, आर्टिकल 370 और उस ज़माने की, जब आप जो लोगों के पास काम नहीं था, मतलब कुछ करने की इच्छा भी नहीं थी, अब वो बैठा है, बोला यार तुझे 200 रुपये एक्स्ट्रा कमाने, बस तू कुछ मत कर, यहाँ ना 2 पत्थर मार दे। क्योंकि हम जब उस टाइम पे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे जो ये कॉन्वे अटैक्स होते थे, किस तरह के अटैक होते थे, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनको हाथ में ग्रेनेड पकड़ा दिया, वो ग्रेनेड फेंक देते, तो उस बच्चों को पता भी नहीं होता था वो क्या कर रहे हैं। ओके। बट वो कई बार इस तरह की कार्रवाई भी करते थे। तो जो ये फंडिंग की मैं बात करूं, तो ऑब्वियसली हम कोई इसमें दो राय नहीं है कि कहीं से कुछ तो कुछ हो रहा था जो उनको ये यकीन दिला रहा था कि नहीं नहीं हम आपका ज़्यादा ध्यान रखेंगे। अगर आप इसका रिवर्स करें, तो अगर आप पीओके में जाएं या आप कहीं पे भी, अब जितनी न्यूज़ में आती है और हम देख भी रहे हैं कि इवन वो लोग भी कहते हैं कि प्लेबिसाइड करा दो, हम तो चाहेंगे कि हम इंडिया के साथ मिल जाए, क्योंकि जो तरक्की आज हमारे देश में वो देख पा रहे हैं, वो तरक्की शायद अपने देश में नहीं देख पा रहे। अब तो केले अगर 500 रुपये दर्जन मिल रहे हैं, राइट। और तो ऑब्वियसली आदमी क्या, मतलब वो सबसे जो गरीब का फल जिसको बोलते हैं, जी जी तो जी। कैसे करेंगे?
सर वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन आर्मी, सो लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन है। आई एम श्योर बहुत सारे ऑडियंस को ये पता ही नहीं है कि इंडियन आर्मी मैंने ज्वाइन कर लिया तो उसका मतलब क्या, मैंने बीएसएफ ज्वाइन करा है, सीएसएफ ज्वाइन करा है, आईटीबीपी ज्वाइन करा है, व्हाट डज इट मीन? दीपक, अगेन वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बिकॉज ये मिथ भी तोड़नी बहुत ज़रूरी है। हमारी ना बहुत लाइंस होती है डिफेंस की। जैसे जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हम पुलिस, जो स्टेट पुलिस है उनको देखते हैं, तो वो एक लोकल हमारा जो पुलिस हो गई। उसके बाद हम जाते हैं एयरपोर्ट पे तो आप देखते हैं CISF, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, बड़े बड़े जो इंस्टॉलेशंस है। अगर आप बड़े बड़े पेट्रोल पंप्स पे जाएं, पेट्रोल डिपोज पे जाएं, जैसे आप रोहतक रोड पे जाएंगे तो राइट साइड में जो बड़े बड़े वो इंडियन ऑयल के बने हुए हैं। जी जी जी। सो दोज आर द इंस्टॉलेशंस जहाँ पे हमारी जो लोकल जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो डिप्लॉयड रहती हैं। फिर उसके बाद अगर आप बॉर्डर एरियाज पे जाएं, जैसे जो नॉन एक्टिव बॉर्डर एरियाज हैं, जैसे हमारा राजस्थान वगैरह के बॉर्डर्स हो गए, जैसलमेर, और ये वहाँ इतने ज़्यादा बड़े बॉर्डर एरियाज हैं कि वहाँ पे हमें अलग अलग मैंडेट की ज़रूरत पड़ती है। कुछ स्मगलिंग रोकने के लिए ज़रूरत पड़ती है, कुछ अवैध लोगों को आने जाने की रोकने की ज़रूरत पड़ती है, फिर कुछ ऐसी भी ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे ऑपरेशंस हो तो उनका जवाब उस तरीके से देना चाहिए। तो वहाँ पे, और सेम हमारा जो इस तरफ का एरिया है नेपाल बॉर्डर और इन जगहों में, तो यहाँ पे हम पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद से तो ये आर्मी को रीइंफोर्स करने, क्योंकि आर्मी इज़ द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ओके। आर्म फोर्सेज आ गई, इसका मतलब अगर आप, तो आर्मी के भी दो जैसे एरिया, थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन दिस इन अ मोर डिटेल मैनर, कि आर्मी के दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। प्राइमरी है एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाना, सेकेंडरी है इंटरनल डिसऑर्डर से बचाना। ओके। तो अगर आज आप काफ़ी जगहों में आपने सुना होगा फ्लैग मार्च हो गया और आर्मी बुला ली गई। हाँ। ये काफ़ी हमने 84 के राइड और उन जगहों में, तब जब मैं बहुत छोटा था जी। हम सुनते थे, तब आर्म फोर्सेस को इसलिए बुलाया जाता है कि अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पैरामिलिट्री के बस की चीज़ें बाहर हो चुकी हैं। ओके। अब आर्म फोर्सेस ही हैं जो आके उसको संभालेंगी। जहाँ पे, और आर्म फोर्सेस की भी कुछ लिमिटेशंस है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हम उनको ट्रेन करते हैं लड़ाई लड़ने के लिए। जी। अब जहाँ पे हमें स्मगलिंग रोकनी और इन नॉर्मल चीज़ों की ज़रूरत, मैं इनको नॉर्मल वर्ड बोल रहा हूँ, नॉर्मल ये भी नहीं है, बट फिर भी जो उतनी ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस नहीं है, वहाँ पे फिर हम पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। ओके। साथ ही दीपक, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे BSF की काफ़ी बटालियंस कश्मीर में भी डिप्लॉयड है। ओके। और एक समय था, अभी मुझे निकले हुए वहाँ से थोड़ा टाइम हो गया, मैंने उनके साथ ऑपरेट भी किया है तराल जैसे थोड़े से डेंजरस एरियाज़ में, जहाँ पे वो लोग एक बहुत ही फिनोमिनल काम कर रहे हैं। ओके। तो उन्होंने अपना वो जो चोगा बोलते हैं वो हटाकर उनको भी उतना ही ऑपरेशनली एक्टिव इलाकों में उन्होंने जाके करा है। बट उनकी तैयारी अलग अलग चीज़ों के लिए है। आर्म फोर्सेस की प्राइमरीली तैयारी है कि एक्सटर्नल एग्रेशन से देश को बचाना। तो ये सबसे बड़ा फ़र्क है पैरामिलिट्री फोर्सेस और इंडियन आर्म फोर्सेस में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। जो इंडियन आर्मी हमारी वर्ल्ड पे कौन से नंबर पे आती है? इट्स द बेस्ट। It's the best. Indian armed forces, Deepak, given the equipment that we have, Okay. it is one of the it is the best armed forces in the world today. आप देखिए, मुझे एक कंट्री बताइए जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरी हुई है। इंडिया। इसराइल को अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, बट इसराइल को भी, उनका भी एक सेट पीस है। लेफ्ट जाएं तो पाकिस्तान, ऊपर देखें तो चाइना, इवन बांग्लादेश अगर आप देखें तो बांग्लादेश की जो आर्म फोर्सेज है, अगर वो अपनी वॉर गेमिंग करती हैं यानी कि प्रैक्टिस करती हैं, तो किसके खिलाफ प्रैक्टिस करती हैं कि इंडिया की तरफ से कुछ आ गया, क्योंकि उनके लिए तो कोई और कंट्री है नहीं। उधर म्यांमार देखें तो वहाँ पे भी वही है। गिवन दीज सर्कमस्टांसेस, गिवन दिस सिचुएशन, गिवन द बॉर्डर लाइन्स, द कोस्ट लाइन एंड द बॉर्डर एरियाज दैट वी हैव, 7000 किलोमीटर प्लस, आई थिंक द वे आवर आर्म फोर्सेज आर डिफेंडिंग आवर कंट्री इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। But if you talk about the comparison between the Indian Army versus American Army, who's better and why? अगर हम ऑपरेशनल कैपेबिलिटी की बात करें दीपक, यानी कि इक्विपमेंट और ब्लू ओशन फोर्सेस की बात करें जी, तो उनके जो इक्विपमेंट है डेफिनेटली दैट इज़ फार सुपीरियर, बिकॉज वो उन्होंने शुरू से अपना माइंडसेट, जो उन्होंने एक बिग पुलिसमैन और बिग भाई की टाइप बना के रखा कि चारों तरफ अपने एयरक्राफ्ट कैरियर जाएँ, ये करें वो करें, तो उन चीज़ों में उनका ज़्यादा फोकस रहा। तो ऑब्वियसली इक्विपमेंट वाइज और सब कुछ बनी वहाँ रहा था पहले। हमारा ऑब्वियसली कुछ सालों तक, और काफ़ी सालों तक, कुछ नहीं काफ़ी सालों तक इंडिपेंडेंस के बाद हम पहले अपनी ही चीज़ों से जूझ रहे थे। आज US को इंडिपेंडेंट हुए तकरीबन 150 साल हो गए, हमें अभी 70-80 साल हुए।
तो अब आप सोचिए कि अगर हमें भी वही 150 साल हो जाएंगे तो, और जिस तरह से आज हम अपने इक्विपमेंट को बेहतर कर रहे हैं, तो आई थिंक टाइम इज़ नॉट फार कि हम आराम से उसको मैच कर सकते हैं। आज हमारी जो गवर्नमेंट के पुश हैं सेल्फ डिपेंडेंसी के, आत्मनिर्भर के, उसी में आप देखिए जो ये महाकुंभ लग रहे हैं, स्टार्टअप्स ये वो, उसमें कितनी डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ की कंपनी हमारी कंट्री से निकल के आ रही हैं, जो पहले मेरे को नहीं लगता था इस लाइफ टाइम में किसी ने भी सोचा होगा। बट अमेरिका की बात करूं तो दे आर मतलब इक्विपमेंट के मामले में तो बहुत ज़्यादा एडवांस है वो लोग, क्योंकि आई हर्ड द न्यूज़ अबाउट अमेरिका एंड यूक्रेन कि भाई यूक्रेन का जो वॉर चल रहा था रशिया के साथ, रशिया ही है ना सही बोला। सो ऐसा कहा जा रहा था कि ये वॉर सिर्फ मैक्सिमम 10 से 15 दिन का था, मतलब अगर रशिया चाहता तो यूक्रेन को 10 से 15 दिन में निपटा सकता था, बट यूक्रेन को सपोर्ट मिल रहा था अमेरिका से। सो आप समझ सकते हो कि जो वॉर 10 से 15 दिन में ख़त्म हो जाता उसको चलते चलते 2 से 2.5 साल हो चुके हैं। सो द थिंग इज़ दैट, ये मैंने एग्जाम्पल से दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के इक्विपमेंट यूज़ करते हैं इन द वर्ल्ड। तो मैं इसका ना आपको एक बड़ा प्यारा एग्जांपल देता हूँ। मैं 2005 में मैं काउंटर इंसिडेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल में इंस्ट्रक्टर पोस्टेड था। मैंने 6 महीने पहले कोर्स किया था, आई वाज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स देयर। तो उन्होंने मेरे को वहाँ पोस्ट किया और फ्रेश टांगे थी, 2.5 साल की नौकरी थी। आई एम वन ऑफ द यंगेस्ट ऑफिसर्स टू बी पोस्टेड देयर। तो उन दिनों ने 2000 ये जो ऑप इराकी फ्रीडम वगैरह के बाद तो काफ़ी फॉरेन आर्मीज़ आती थी, क्योंकि उनसे ना काउंटर टेररिज्म में लड़ाई लड़ने की उतनी क्षमता नहीं थी उनकी, और इंडिया तो काफ़ी सालों से इंडिपेंडेंस से ही लड़ रही है। तो मैं उन्हीं का ही, जैसे आप क्लास टीचर बोलते हो ना, तो वो एक बेसिक डीएस बोलते हैं हम अपनी आर्म फोर्सेस की भाषा में, तो मैं उनका बेसिक डीएस था। तो एक बार यूएस मरीन्स की एक रेंजर्स और मरीन्स की एक टुकड़ी आई, तो हम उनको एक ऑपरेशन के लिए ले गए, प्लानिंग के लिए, रेकी के लिए गए हम। तो उन्होंने बोला, मैंने कहा हैव यू प्लान? तो बोलते हाँ, 2 हेलीकॉप्टर्स विल कम फ्रॉम हेयर, 3 हेलीकॉप्टर्स विल कम फ्रॉम हेयर, 3 दिस हम वी विल कम फ्रॉम हेयर। मैंने कहा तू कौन सी दुनिया में रह रहे हो आप? थिक जंगल्स ऑफ मेघालय, घने जंगलों में आप सोच रहे हो कि आप हेलीकॉप्टर लेके आओगे, जो कि स्पीड बहुत लिमिटेड, हेलीकॉप्टर की स्पीड एयरक्राफ्ट की तरह नहीं होती जी, इट्स अ वेरी इजी टारगेट। उसमें आपके बंदे रैपल डाउन करेंगे, तो कोई भी एक सैम या कोई भी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लेके हो तो उड़ा देगा उसको। तब मुझे समझ में आया कि ये इक्विपमेंट के बिना कितने लाचारे हैं। ओके। और हमारी जो फौज है, आज आप कोई भी इक्विपमेंट, आपने कारगिल का एग्जांपल देखा है, हमारे पास कोई भी इक्विपमेंट हो, कैसा भी हो, हमें अपना टास्क कंप्लीट करना आता है। तो नाउ इफ यू टॉक अबाउट ऑपरेशनल कैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट, येस वी मे बी नॉट एज फॉरवर्ड एज यूएस, बट इफ़ यू टॉक अबाउट द ऑपरेशनल कैपेबिलिटी जो हमारे जवानों की और ऑफिसर्स की है, दैट इज़ अनमैचेबल इन दिस वर्ल्ड। एक परसेप्शन है और ऐसा कहा जाता है कि इंडिया चाइना से डरता है। दीपक, जय हिंद का नारा जब सुभाष चंद्र बोस ने दिया था और आज तक भारत देश किसी से नहीं डरता। ये बात सभी के दिमाग में बिल्कुल सुचारू रूप से चली जानी चाहिए। और आई थिंक पिछले इंडिपेंडेंस से लेके आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, 71 की लड़ाई में सऊदी अरेबिया ने अपने फाइटर जेट्स और पायलट्स भेजे पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए, यूएस ने हमें मना कर दिया, उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहा। तब तो हम इतने केपेबल भी नहीं थे ऑपरेशनली, इक्विपमेंट वाइज और इंसानों वाइज। आपको लगता है कि अगर हम तब डरते होते तो वो हमने 14-13 दिन में लड़ाई जीत ली होती? भारत देश, में दोबारा दोहरा रहा हूँ, भारत देश किसी से नहीं डरता। हम सिर्फ पहल नहीं करना चाहते किसी भी गलत चीज़ के लिए, राइट। और वो हमारे डीएनए में है। हम गौतम बुद्ध के देश हैं, हम वो देश हैं जिन्होंने अपने पिताजी की आज्ञा मान के, राम जी 14 साल वनवास चले गए थे। हम वो देश हैं जो शांति से अपना काम करना जानता है, बट हम वो सोए हुए अजगर हैं कि जिसने किसी ने पूंछ पे पैर रखा तो हम उसको निगलेंगे, पहले तो डसेंगे फिर निगलेंगे उसको। राइट। और इन चीज़ों को अगर आप अब इनको कॉन्टेक्चुअली आप देखें, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ आप एज अ आउटसाइडर कि जब आप गलवान और इन इंसिडेंट्स के बारे में सुनते हैं तो आपको पता लगता होगा, क्योंकि ये जो भी दिखाया जा रहा है, कुछ हमारे चैनल्स दिखा रहे हैं, कुछ वेस्टर्न चैनल्स दिखा रहे हैं, कुछ कहीं दिखा रहे हैं। अगर आज एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की हमारे को किसी से डर लगता, तो आपको लगता है कि कोई भी देश हमें दबाने में चूकता? आज हमारी आप फॉरेन पॉलिसीज़ देखिए, आज हमारे आप इंटरव्यू देखिए हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के, आप बॉडी लैंग्वेज देखिए हमारे प्लेयर्स की जब वो ग्राउंड में उतरते हैं। ये उन लोगों की बॉडी लैंग्वेज है, उन लोगों की स्टेटमेंट्स हैं जिनको पता है कि हम करने में बहुत सक्षम हैं।
और वो टाइम चला गया जब हम सिर्फ सुन के चुप हो जाते थे और सॉरी और नहीं आगे से नहीं होगा और ये चीज़ें बोलते थे। तो टेक्नोलॉजी की जैसे आपने बात की, तो यूएस के पास कितनी ही सैटेलाइट्स हैं, बहुत कुछ है, बट क्या वो हमें न्यूक्लियर टेस्ट करने से रोक पाए आज तक? टेस्ट करने के बाद जो सैंक्शन लगाए, क्या वो सैंक्शन कंटिन्यू कर पाए? बिल्कुल भी नहीं। हम बहुत ही सुचारू रूप से और तरतीबवार कार्रवाई करते हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो आर्म फोर्सेस का है वो मैं आपको दूंगा, हमारी 71 की लड़ाई का, जिसमें जब प्राइम मिनिस्टर ने बोला हमारे उस टाइम के फील्ड मार्शल मोनिक को, गॉड ब्लेस हिज सोल, की आप अटैक करिए, आप डर रहे हैं, तो उन्होंने यही बोला कि अगर आपको लग रहा है कि मैं डर रहा हूँ तो आप ये लीजिए मेरा रेजिग्नेशन, किसी ऐसे को ले आइए जो अटैक करने के लिए तैयार है, बट अभी अटैक करना मूर्खता होगी, आप मुझे टाइम दीजिए। तब हमने अपने ही टैंक बनाए अपने देश में, दुगनी चौगनी स्पीड से बनाए, और हमने वही लड़ाई, जैसे आपने यूक्रेन और रशिया की बात की, हमने वही लड़ाई 13 दिन में जीती। जीतने के बाद हमने क्या किया, हमने जो हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर थे उनको उठा के मारकाट नहीं मचाई उनके साथ, 90,000 प्रिजनर ऑफ वॉर को हमने लेके उनका ध्यान रखा 2-2.5 महीने, जब तक हमारी शिमला एग्रीमेंट नहीं हुआ, और तब हमने उनको पाकिस्तान को वापस किया। तो ये वो देश नहीं है जो किसी से डरता है, ये सिर्फ एक मन गढ़ंत बातें हैं जो मीडिया, क्योंकि हमारे जितने भी चैनल्स हैं यूट्यूब और ये चैनल जनरली वेस्टर्न डोमिनेटेड हैं, तो जैसे काफ़ी बार हमने देखा भी है टूल किट और इस तरह के हमारे खिलाफ जो चीज़ें चलती हैं कि अगर अभी चलो डेवोस का आ गया तो एक किसी ने टूल किट कर दिया, कुछ कर दिया, वो भी आप देखेंगे धीरे धीरे जो साइबर वॉरफेयर की हमारी भी क्षमता है वो इतनी काबिलियत हो जाएगी तो हम उसको नेगोशिएट कर पाएंगे। हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा दिया था उस टाइम पे, वो चाइना ने एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टंट अपनाया था, हिंदी चीनी भाई भाई करके नारा देकर, और पूरा उस टाइम पे एक्वायर किया था। दीपक, हम ना आज जो स्पेशली यंग जनरेशन के अंदर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा आक्रोश है कि यार उस टाइम पे जो लोगों ने कुछ गलत डिसीजन लिए थे जिनका आज तक हम खामियाजा भुगत रहे हैं, कि हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिली और नेहरू जी ने वो सीट चाइना को ऑफर कर दी कि इंडिया को बाद में मिल जाएगी, और बहुत सारी चीज़ें। आज हमारे घर में हमारे पिताजी कोई डिसीजन लेते हैं तो क्या वो घर की भलाई के लिए होगा कि घर के नुकसान के लिए होगा? ऑब्वियसली भलाई के लिए होगा, राइट। अब उसके 20 साल बाद आप पैदा हुए और आपने सोचा कि चलो आज ये गलत है, ये तो यार आप तो उस जमाने के हो, आपको तो समझ में नहीं थी, तो कितनी ही गलत चीज़ होगी। मैं ये नहीं कहना चाहता कि उस टाइम पे जो डिसीजन लिए गए वो सारे सही थे, बट क्या पता उस सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने वो डिसीजन कुछ सोच समझ के ही लिए होंगे। कोई भी ये नहीं चाहता था कि अपने देश का नुकसान हो। आज बजाय इसके कि हम ये देखें कि यार वो गलत हो गया, वो गलत हो गया, वो गलत हो गया, हम ये देखते हैं कि हम उसको सही कैसे कर सकते हैं, राइट, जो आज के कॉन्टेक्स्ट में हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद हो। जैसे कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का एक बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट है, जब उन्होंने पूछा कि आपने रशिया से ऑयल क्यों खरीदा जबकि रशिया के ऊपर आए, उन्होंने कहा आप अपने देश का ध्यान रख रहे हो, मैं अपने देश का ध्यान रख रहा हूँ, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। राइट, इट्स अ नेशनल पॉलिसी, आई हैव टू लुक आफ्टर माई इंटरेस्ट। आज डोनाल्ड ट्रम्प ने जब इतने सारे टैरिफ्स लगा दिए तो नोबडी इज कॉलिंग हिम रॉन्ग, राइट, क्योंकि वो बोल रहे हैं वो अपने देश का ध्यान रख रहा है। तो हर कोई ये चाहता है कि मैं अपने देश का ध्यान रखूं। हो सकता है 6 महीने बाद जब बहुत बुरी हालत हो जाए यूएस की कि सब उसको बायकॉट कर दें, डॉलर को यूज़ करना बंद कर दें एज अ करेंसी, अलग अलग करेंसी जैसे बात चल रही है अभी, तो लोग उसी को फिर बोलेंगे आपने गलत डिसीजन लिया। बट क्या वो आज भी डिसीजन उनका गलत है? दैट इज अगेन क्वेश्चनेबल। इजराइल में हर किसी मैन और वुमेन के लिए आर्मी ट्रेनिंग, मिलिट्री की ट्रेनिंग करना मैंडेटरी है। सो क्या ये रूल हम इंडिया में भी अप्लाई करवा सकते हैं या हो सकता है फ्यूचर में? सो काफ़ी कंट्रीज़ हैं दीपक, इज़राइल, सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, इवन नॉर्थ कोरिया, काफ़ी कंट्रीज़ है जहाँ पे कॉन्स्क्रिप्शन इसको बोलते हैं कि मैंडेटरी है 2 साल के लिए या 1 साल के लिए आपको आर्म फोर्सेस में सर्व करना पड़ेगा। उसके 2-3 कारण हैं दीपक। पहला तो ऑब्वियसली उनकी पॉपुलेशन इतनी नहीं है कि अगर उनकी लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तो उनकी आर्मी शायद बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो जाएगी। तो जो उनके डेंजर्स हैं, जो जिस तरह के वो खतरों से घिरे हुए हैं आसपास के देशों से, उनको डिफेंड करना हो सकता है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाए। और दूसरा, इसी से अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आएँ तो हमारी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि हमें शायद वो रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी का मैं आपको एग्जांपल वापस आज़ाद हिंद फौज की तरफ लेके चलता हूँ। हमारी एक रानी झांसी बटालियन तब रेज हुई थी, विमेन बटालियन। तब हमें एक ऐसी क्या ज़रूरत थी? क्योंकि तब हमें ऑल हैंड्स ऑन डेक जिसको बोलते हैं कि हमें हर एक काबिल मर्द औरत चाहिए था लड़ाई लड़ने के लिए, देश की आज़ादी के लिए। आज वही कॉन्टेक्स्ट आप इजराइल को देखिए। उस टाइम पे काफ़ी लोगों ने अपने जेवर, अपनी ज़मीन, वो कहते थे कि आप कुछ भी
देना चाहो देश को आप दे सकते हो। तो लोगों ने सब कुछ दिया क्योंकि वो ऐसा टाइम था। तो उस टाइम वो अभी हमारे पास वैसा टाइम हमारा है नहीं, दैट इज़ वन। सेकेंडली मैं इसी से के साथ आपको ये ज़रूर एडवाइस करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आर्म फोर्सेस में ज़रूरी नहीं है कि आप जाके ही एक लड़ाई लड़ रहे हो। जैसे मैंने पहले बोला, बी द सिटीजन वर्थ फाइटिंग फॉर। आप जो स्कूल्स में हैं, आप इस तरह की ट्रेनिंग स्कूल्स में भी करा सकते हैं। जैसे एनसीसी की ट्रेनिंग होती है, अलग तरह की ट्रेनिंग होती है। जैसे अभी हम रिसेंटली एक सैनिक स्कूल में ट्रेनिंग करा के आए हैं 7 दिन की, जो कंप्लीट पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग और उनको इस काबिल बनाना कि वो फ्यूचर में कैसे अच्छे लीडर बन सकते हैं। अगर हम उस तरह की ट्रेनिंग अपने स्कूल्स वगैरह में कराएं तो ज़रूरी नहीं है आपको यूनिफॉर्म पहन के लड़ाई लड़नी है। आप जो पीछे चीज़ें रह जाती हैं उनको भी वो सुचारू रूप से चलाने में मदद कर सकते हैं। यंगस्टर्स के लिए सर एक क्वेश्चन है कि आर्मी में ऑफिसर्स के लिए जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो क्या है? दीपक, आर्मी में ऑफिसर्स का सिलेक्शन बहुत ही रिगरस और बहुत ही मेटिकुलस है। ये एक 5 दिन का इंटरव्यू है जो पूरे दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता। मान लेते हैं कि एक पर्सनालिटी हमारे पास आती है इंटरव्यू के लिए, हम उस पर्सनालिटी को उनके कॉन्शियस लेवल यानी कि जैसे वो बात कर रहे हैं, उनके सब कॉन्शियस यानी उनकी बॉडी लैंग्वेजेस के थ्रू, और उनके अनकॉन्शियस यानी कि अगर मैं आपको सुला दूँ और आपसे सवाल पूछूं कि आप लड़ाई लड़ोगे या क्या करोगे, वो गोली चलेगी तो भागोगे कि रुकोगे, उस तरह के सवाल हम देखते हैं कि तीनों लेवल पे वो इंसान सेम होना चाहिए। ओके। उसका रीज़न ये है, जैसे आप ही ने बोला 15 अगस्त और 26 जनवरी, तब तो वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय हिंद सब बहुत अच्छा लगता है, बट गोली चलेगी तब वो क्या करेगा? तब वो कवर ढूंढेगा या तब भी वो छाती चौड़ी करके दुश्मन का सामना करेगा? वो पता करने के लिए हमें इन तीनों लेवल पे, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है जो हमारे साइंस के स्टूडेंट्स काफ़ी होंगे यहाँ पे, कि आप एक प्रिज्म का एग्जांपल लीजिए। प्रिज्म में जब वाइट लाइट हिट करती है उसमें 7 रंग होते हैं। हम उसका रिफ्रैक्शन पैटर्न देखते हैं आगे चल के कि वो लाइट किस में कितने उनकी वेवलेंथ कैसी है। हम मान लेते हैं इस लाइट के 15 कलर हैं, और ये 15 कलर जब वो खिलते हैं, बिखरते हैं, उसमें हमारी पता चलता है कि हमारी 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी किस लेवल पे उसके अंदर है, और वो हम चेक करते हैं 3 अलग लेवल्स पे। तो आप सोचिए कि उन तीनों लेवल पे अगर उसकी कॉन्ग्रुएंस यानी कि अगर एक जैसा नहीं है तकरीबन, तो फिर हम उनको ऑफिसर्स के लिए सिलेक्ट नहीं करते। उसका कारण ये है दीपक कि आज एक ऑफिसर कमीशन होता ही उसके पास 100-150 जवानों की ज़िंदगी और मौत उसके हाथ में होती है, उसके वेलफेयर उसके हाथ में होता है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी एंटरप्राइज जो इन्वेंसियो सर्विसेज है, जो हमने अभी शुरू की, और मैं काफ़ी पिछले 7-8 साल से ऐसे बच्चों को पहले करा रहा था, जिसको अभी हमने एक एज अ बिज़नेस वेंचर शुरू किया दीपक। उसमें हमने हम ये मान के चलते हैं कि हर पर्सनालिटी अलग है। दीपक अलग है, अंकुर अलग है, सुभाष अलग है, अमित अलग है, रोहिणी अलग है, सब अलग है। हम उसको एक टेम्पलेट में डालने की बजाय कि चलिए अभी आप यही करिएगा वहाँ जाके, हम वो नहीं करते। हम उस पर्सनालिटी के हिसाब से उनको मोल्ड करते हैं कि आप, अच्छा आपको ये अच्छा लगता है, मान लेते हैं जैसे कि इसमें कुछ काफ़ी टास्क होते हैं, आपसे ग्रुप डिस्कशन में आप जाते हैं तो कोई पहले बोलना चाहता है, कोई बाद में बोलना चाहता है, कोई 10 बार बोलना चाहता है, कोई 5 बार बोलना चाहता है। तो हम उस तरीके से तैयार करते हैं, ठीक है आप पहले बोलना चाहते हो पहले बोलो, बट क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, क्यों बोलना है और कितना बोलना है, इसके लिए हम उनको ट्रेन करते हैं। इसीलिए इस छोटे से समय में काफ़ी मेहनत के बाद हमारा बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है। हमारे परसों इनफैक्ट हमारी एक और लड़की रिकमेंड हुई जो आर्म फोर्सेस में ऑफिसर रैंक पे जाएगी और कमीशन होगी, तो एक बहुत खुशी की बात है। दीपक, मैं इसमें एक चीज़ आपको और भी बताना चाहूँगा। आर्म फोर्सेस में जाने के 16.5 से, स्पेशली आर्मी में 16.5 साल की उम्र से 42 साल तक की उम्र के तकरीबन 20 एक एंट्रीज़ हैं अलग अलग। उसमें कुछ रिटर्न एग्ज़ाम देने के बाद आप जा सकते हैं कि आप रिटर्न एग्ज़ाम दीजिए, यूपीएससी कंडक्ट कराती है। अभी जैसे कल ही मेरिट लिस्ट आई है पिछले एग्ज़ाम की, और 13 तारीख को दूसरा एग्ज़ाम है, वो एनडीए के लिए, एनडीए नेवल एकेडमी के लिए। ओके। और काफ़ी एंट्रीज ऐसी हैं जो बिना एग्ज़ाम दिए के, जैसे एनसीसी स्पेशल एंट्री हुई, टेरिटोरियल आर्मी की हुई, वो नॉन टेक्निकल जो एंट्रीज हैं वो आप उसमें सीधा आप बिना एग्ज़ाम दिए आप जा सकते हैं। फिजिकल देखें वहाँ पे नहीं, फिजिकल नहीं होगा दीपक, एसएसबी तो आपको देना पड़ेगा। अच्छा, एसएसबी देना आपको पड़ेगा। ऑफिसर बनने के लिए सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू ही जाना पड़ेगा। सो इलेबोरेट करो सर थोड़ा ऑडियंस के लिए कि एसएसबी क्या है बेसिकली। सो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जैसे मैंने आपको बताया, 5 दिन का इंटरव्यू होता है। उसमें आपको 3 लोग देखते हैं अलग अलग लेवल पे। साइकोलॉजिस्ट देखता है कि आपके बिल्कुल डीप रूटेड आपकी अंदर क्या चल रहा है। जो जीटीओ ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होता है वो आपकी बॉडी लैंग्वेजेस पढ़ के देखता है कि क्या आप बोल रहे हो। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, जब आप हिंदी के सीरियल्स देखते हो ना,
तो वो सास बहू के सीरियल जिसमें सास बोल कुछ रही है मतलब उसका कुछ और होता है, हाँ, तो वो ये रीड करते हैं कि क्या ये वर्ड और एक्सप्रेशन मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन अ लेमैन और सिंपल टर्म्स में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इंटरव्यूइंग ऑफिसर है वो पर्सनल इंटरव्यू करता है, दीपक कैसे हो, कहाँ हो, आपने 12th में इतने मार्क्स क्यों आए, बाद में इतने आए। तो हम इसमें 2 लेवल्स पे बच्चे को असेस करते हैं। पहला, हम ये जो मैंने बताया आपको पूरा डिटेल में प्रोसेस किया, हम उसकी समानता देखते हैं कि तीनों लेवल पे सेम हो। दूसरा, हम प्रिडिक्ट भी करते हैं। तो ये एक ऐसा अलग सा इंटरव्यू है जिसके अंदर हम प्रिडिक्टिव एनालिसिस भी करते हैं कि क्या इसमें ट्रेन होने की क्षमता है। आज दीपक कोई भी बच्चा जाएगा सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड या किसी भी इंटरव्यू के लिए, हो सकता है वो इस काबिल ना हो, बिकॉज कई लोग सिविलियन बैकग्राउंड से आते हैं, उन्होंने फौज कभी देखी भी नहीं होती। तो हमें ये देखना है कि इसके अंदर सीखने की क्षमता है, कि अगर ये सीख सकता है या सीख सकती है तो क्या ट्रेनिंग के बाद ये उस लेवल पे पहुंच जाएगा। तो ये हम वहाँ पे चेक करते हैं, और हमें जब लगता है कि ये बिल्कुल फिट है आज के लिए और कल सीखने के बाद और बेहतर ही होगा या होगी, तो फिर हम उसको रिकमेंड करते हैं। जो यूपीएससी की एंट्रीज हैं, जो रिटर्न एग्जाम वाली, फिर मेरिट कंबाइंड बनती है। जैसे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स में क्या होता है, आप एक मतलब जो भी ये अपने यूपीएससी के एग्जाम होते हैं सिविल सर्विसेज के, उसमें आप एग्जाम क्लियर करते हो, आप आगे चले जाते हो। इसमें दोनों को मिला के रिटर्न प्लस एसएसबी का मिला के मेरिट बनती है। और जो नॉन यूपीएससी एंट्रीज हैं, जो जिसमें रिटर्न नहीं देना होता, उसमें अगर आपने एसएसबी इंटरव्यू पास किया, आपके कितने मार्क्स आए हैं वहाँ पे, उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनती है। सर, हमारे भारत देश में अलग अलग तरह की जाति और कॉम्स हैं। तो इंडियन आर्मी के अंदर ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्षत्रिय कॉम के जाते हैं और जाते रहे हैं। सो वाई ऐसा कहा जाता है लोगों के द्वारा भी, और हमने भी देखा है कि कोई पॉलिटिकल है उसका बेटा क्यों नहीं इंडियन आर्मी ज्वाइन करता। दीपक, अगेन बहुत ही बेहतर सवाल पूछा, बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा आपने, क्योंकि ये अगेन ये एक मिथ है और ये मनगढ़ंत बात है। ओके। इंडियन आर्मी की बात करते हैं स्पेसिफिकली, बिहार रेजिमेंट है, कुमाऊं रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, सिखलाई रेजिमेंट है, इस तरह के काफ़ी 200 के करीब रेजिमेंट्स है। इसमें हर तबके के लोग जाते हैं। बाबू जगजीवन राम ने, हमारे डिफेंस मिनिस्टर होते थे बहुत साल पहले, उन्होंने जनरल मानेकशॉ को बोला कि इसमें रिजर्वेशन क्यों नहीं है बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो उनका एक सिंपल सा जवाब था, जब गोली चलती है वो ये नहीं देखती कि आप कौन सी कौम के हैं और कौन सी जाति के हैं। बिल्कुल। तो इसलिए, एंड गॉड ब्लेस हिम, कि आज तक इंडियन आर्मी में कोई रिजर्वेशन नहीं है आर्म फोर्सेस में, और आज हर तबके के लोग आते हैं और आने के बाद एक ही यूनिफॉर्म पहनते हैं और एक दूसरे के साथ उसी थाली में खाते हैं, उसी थाली में उसी तरह से काम करते हैं। मेरे 21 साल में आज तक हमने कभी किसी से ये नहीं पूछा कि आपकी जाति क्या है, क्योंकि हमें कभी उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमें सिर्फ ये पता था ये मेरा सोल्जर है, ये मेरा बडी है, ये मेरी पीठ देखेगा और मैं इसकी पीठ देखूंगा जब गोली चलेगी, बस। वाह। सो रिसेंटली जो भी गवर्नमेंट है उसने डिफेंस बजट को बढ़ाया है, पिछले साल के मुकाबले बढ़ाया है, तो किस हद तक वो यूज़फुल किया जा रहा है हमारे जवानों के लिए? सो दीपक, जैसे आपने शुरुआत की कि हमारी काबिलियत के ऊपर, तो आज हमारी सबसे पहली डिमांड है, ज़रूरत है, नॉट डिमांड, सबसे पहली ज़रूरत है कि हमारी टेक्नोलॉजिकली हम एक एडवांस आर्म फोर्सेस बने। क्योंकि मैन ऑन ग्राउंड वाली जो कार्रवाई थी, अब हमारे इतने बड़े कोस्टल एरिया और हर जगह में एक एक फुट पे आदमी खड़ा करना पॉसिबल नहीं है। राइट। आदमी, औरत, ये जो भी इंसान, तो ऑब्वियसली वी नीड टू बी टेक्नोलॉजिकली एडवांस, प्लस दुश्मन भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहा है, तो हमें उसका भी एक मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। उसके अगर आप सीरीज में जाएं तो ऑब्वियसली इस बार भी आई थिंक 13% के करीब हमारे जीडीपी का डिफेंस बजट है, विच इज़ क्वाइट हाई। उसमें से काफ़ी पोर्शन हमारा पेंशन्स में जाता है, काफ़ी उसमें जाता है, बट एक मेजर पोर्शन कैपिटल में गया है। कैपिटल इज एक्वायरिंग न्यू इक्विपमेंट, और आई थिंक कल परसों ही राफेल कुछ नए ऑर्डर किए हैं हमने। और द रीज़न इज़ कि अगर हम इस तरह से सक्षम बन सकें कि हम अपने जो हमारे जवान जो बॉर्डर एरियाज पे खड़े होते हैं उनको टेक्नोलॉजिकली इस तरह से एडवांस कर सकें ताकि वो अपना काम सुचारू रूप से कर सकें, उनकी जान माल को उतना खतरा ना हो, तो क्या है बेहतर नहीं होगा। मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं एक पोस्ट है जहाँ पे डिप्लॉयड था 2008 में, और बर्फ़ पड़ गई थी अराउंड 15 फुट के करीब। अब क्या हुआ कि हमारी 16-17 पोस्ट थी एक पहाड़ी की रिज लाइन जिसको बोलते हैं उसके ऊपर, और तब ना हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर्स हमें मिले थे हमारी बटालियन को। मैंने देखा है तो बहुत ही प्यारा इक्विपमेंट है। उसमें क्या है, उसकी रेंज अराउंड 2.5 से 3 किलोमीटर होती है, और ब्लैक एंड वाइट और वाइट और ब्लैक पोस्चर होता है कि जो भी चीज़ ज़्यादा गर्म होगी, जैसे आप यंगस्टर हैं तो आप ज़्यादा गर्म होंगे, आपका खून ज़्यादा गर्म होगा मेरे जैसे आदमी से, तो आप ज़्यादा काले मतलब आपका इमेज ज़्यादा ब्लैक आएगी और मेरी थोड़ी कम आएगी। वो हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर की एक सेटिंग होती है उस तरीके से। तो मैंने देखा कि यार 15 फुट बर्फ़ में तो जो भी चलेगा वो तो धंसेगा पहले तो, और दूर से नज़र भी आएगा।
और रात को बर्फ़ चमकती भी है। तो मैंने वो 16 पोस्ट से कम करके उनको 5 पोस्ट पे कर दिया। अब आप सोचिए 16 तिया 48 लोग हमारे जो लग रहे थे, 5 तिया 15 लोग लगे। थोड़ा सा उनको एक रेस्ट का भी मौका मिला। और रेस्ट का मौका क्यों मिला? पहले वो 18-18 घंटे हम ड्यूटी दे रहे थे वहाँ पे। जब वो मैंने उनको रीलेन किया तो वो कम आवर्स के लिए थे, वो उतने ही ज़्यादा तैयार थे किसी भी चीज़ पे रिएक्ट करने के लिए। तो ये टेक्नोलॉजी हमारे साथ करती है और स्पेशली हमारे बॉर्डर एरियाज़ में इसलिए इसकी ज़रूरत है। इसीलिए शायद कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है। और डेट मेक्स सेंस ऑल्सो दीपक, गोइंग अहेड द वे वी आर डूइंग थिंग। जिस तरह से हम अपनी आर्म फोर्सेस को सक्षम बनाना चाहते हैं, एक इंटरनेशनल लेवल पे एक बड़ा रोल प्ले करना चाहते हैं। आज इंडिया कहीं भी जाती है, चाहे वो यूक्रेन के लिए आप देखिए बुलाया गया हमें कि देखिए कहीं पर आप एक नेगोशिएशन पार्टी बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। आज जिस तरह से हमारी एक छवि जो इंटरनेशनल लेवल पे है, तो क्या उसके लिए आर्म फोर्सेस को भी उतना सक्षम होना चाहिए कि कभी ज़रूरत पड़े तो हम मदद के लिए जा सकें। आई थिंक इट मेक्स सेंस दैट वे। सो मोदी गवर्नमेंट के आने से समवेयर आई थिंक सो कि शायद आप भी एग्री करोगे इस बात से कि पहले जो पुरानी पार्टी होती थी, पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज होती थी इंडिया के अंदर, उस टाइम पे हमारी आर्मी उस तरह से जवाब नहीं दे पाती थी जो आज के टाइम में दे सकती है। दे आर मोर कैपेबल एज ऑफ नाउ एज कम्पेयर टू अर्ली टाइम? दीपक सी, आर्म फोर्सेज हैव ऑलवेज बीन एपॉलिटिकल। हमें नहीं मतलब होता कि गवर्नमेंट में कौन है, हमें तो अपना काम करना है और वो हम अपना काम करते रहते हैं। हाँ, मुझे ये ज़रूर खुशी है कि हाल फिलहाल में जो एक्टिविटीज़ हमने की है, वो एक मूवी जो एक सबसे ज़्यादा रिलेट करता है कॉमन मैन को, कॉमन इंडिविजुअल को, उसके थ्रू वो हम दर्शा रहे हैं। आपको मैं एक छोटा सा इसका एग्जांपल देता हूँ। F-16 एक फाइटर जेट रशियन यूएस ने बहुत साल पहले बनाया था। उन्होंने मूवी रिलीज़ की थी टॉप गन। तो बहुत लोग बोलते हैं वो टॉप गन पूरी मूवी इसलिए बनी थी ताकि F-16 को ज़्यादा से ज़्यादा देशों में बेच सकें। सो यू सी हाउ एवरीथिंग इज कोरिलेटेड। इट इज़ मोर ऑफ साइकोलॉजिकल एंड परसेप्शन मैनेजमेंट जो होता है। एंड ऑब्वियसली दीपक, आज हम खाली बॉर्डर एरियाज़ पे नहीं, आर्म फोर्सेस में नहीं, हमारी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इधर उधर हर जगह जो कदम ले रहे हैं, वो जाहिर सी बात है कि आज से पहले फॉर सम रीजंस, क्योंकि हम शायद इस सक्षम ही नहीं थे एक देश इस तरह से। पहले हमारी एक मौजूदा रहने की एक वो क्या बोलते हैं, एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस बोलते हैं, कि एक वो लड़ाई थी कि आज जैसे 91 में बोलते हैं कि हमारे 3 दिन का फॉरेन रिजर्व रह गया था। हम उन लड़ाइयों से जब बाहर आए हैं तभी तो हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान दे पाए हैं। राइट। अब किसी गवर्नमेंट की वजह से ऐसा हुआ है, मेरा लिए ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि 21 साल हमने कभी किसी गवर्नमेंट को नहीं सपोर्ट किया, हमने 21 साल अपने देश को सपोर्ट किया है। टेक्नोलॉजी जब पुरानी हो जाती है तो जो भी यूज्ड वेपन्स हैं या फिर प्लेन्स हैं वो पूरा वर्ल्ड यूज़ कर लेता है, उसके बाद इंडिया को सप्लाई कर देता है और इंडिया उनको खरीद भी लेता है। लेट्स से दीपक 10 साल का बच्चा है, उसके पास खिलौने आए हैं, क्या वो अपने नए खिलौने किसी को दे देता है? नहीं, ऑब्वियसली थोड़े से पुराने हो जाएंगे तो देंगे। तो दोगे आप, हाँ। है ना। अब अगर हम इक्विपमेंट और वेपन्स की बात करें, अगर आज किसी कंट्री ने वो बनाया है तो उसके ना गवर्नमेंट के काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। उसी चाहे वो एक लोकल वेंडर, एक अपने सिविल मैन्युफैक्चरर ने भी बनाया हो, बिना परमिशन के वो नहीं बेच सकता। इनफैक्ट आप काफ़ी मशीनें भी हैं जिनको न्यूक्लियर डिवाइसेस बनाने के काम में ला सकते हैं, इसीलिए, और वो सिर्फ यूएस में बनती हैं। जैसे जिन कंपनी के साथ मैंने फिलिप्स में रह के काम किया, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है हमें। ऐसा नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है, वो टेक्नोलॉजी हमेशा, दीपक टेक्नोलॉजी का बड़ा प्यारा है। टेक्नोलॉजी अपने अंदर एक वेपन है, साथ में जो उसको इस्तेमाल कर रहा है ना, किस तरीके से इस्तेमाल हो रही है वो एक अलग से ही उसको बढ़ा देती है। जैसे हमने पुराने ज़माने में देखा था ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कहाँ पे हुआ है, सही जगह में हुआ है कि गलत जगह में हुआ है, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता था। अब जैसे जो ये प्लेन्स की बात करते हैं, काफ़ी बार ये सवाल उठा कि उन्होंने, फ्रांस ने जब हमें प्लेन सप्लाई किए राफेल, तो उसमें काफ़ी चीज़ें हटा दी। हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम वो ऑर्डर प्लेस करते हैं। अब अगर आप बोलो कि मुझे एक संडे आइसक्रीम के अंदर नट्स भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वैसा भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, क्या पता कुछ चीज़ें हमारे मतलब की ना हो, हमारे एरिया, हमारे बॉर्डर एरियाज़ को सूट ना कर रही हूँ। बट येस, यू आर राइट इन वन सेंस कि कोई भी अपनी बिल्कुल नई और बिल्कुल अच्छी चीज़ तो देगा नहीं। इसीलिए इतना ज़्यादा जोर दिया जा रहा है आत्मनिर्भरता पे। और आज आपको बताते हुए खुशी हो रही है मुझे कि काफ़ी वेपन्स जो हम बना रहे हैं, चाहे वो इंसास राइफल हो, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल्स हो जो हमने कोलैबोरेशन में बनाया है, वो हम सप्लाई कर रहे हैं बाहर। और ऐसे बहुत वेपन्स हैं जो हम भी सप्लाई कर रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं जब हमारी टेक्नोलॉजीज़, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजीज़ ऑब्वियसली अफोर्डेबल होंगी, और हमारा मेन इंटेंट पैसा कमाना तो एक
ऑप्शन होता है, एक कॉरोलरी हो जाता है, एक आउटपुट हो जाता है, बट हमारा मेन इंटेंट है कि दूसरों को भी सक्षम बनाना। हम अपनी मनमर्जी की कार्रवाई नहीं करते हैं। ओके, लाइफ में अगर आपको कुछ अचीव करना है, जो भी आपने टारगेट सोचा है, तो क्या एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि इंसान के अंदर वो उसको पाने के लिए? दीपक, 2 क्वालिटी मैं मानता हूँ, एक है इंटेंट और दूसरा है मेहनत। आपकी इंटेंट यानी कि आपकी मंशा बहुत साफ होनी चाहिए। आप क्या पाना चाहते हो, क्यों पाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, आपने बहुत मेहनत करके चार्टेड अकाउंटेंसी की, हो सकता है आपका पैशन कुछ और होगा बट आपने ये करी। अब अगर आप इसी को ही सिर्फ एक पैसा बनाने की मशीन की तरह इस्तेमाल करते तो शायद आज आप उतने सक्सेसफुल ना होते। आपके पास हो सकता है पैसा थोड़ा ज़्यादा होता, बट आज आप वो उतने सक्सेसफुल और उतने सेटिस्फाइड या कंटेंटेड ना होते। दूसरी चीज़ है परसीवरेंस, मेहनत। 21 साल आर्म फोर्सेस, फिर 1 साल के करीब फिलिप्स, उसी के आर्म फोर्सेस के बीच में बच्चों की सिलेक्शन, इतनी पर्सनालिटीज़ देखी। मैंने उन बच्चों को देखा जो आज हम, जैसे उसके बाद जब हमने अब इन्वेंसियो में आए हैं, इस पूरे दौरान मैंने सिर्फ यही देखा कि हमें रोकने वाली एक ही चीज़ है, वो है हम खुद। राइट। हम सोचते हैं जल्दी से जल्दी मिल जाए, जल्दी से खीर बन जाए, जल्दी से मैं उसको खा लूँ। आज हमारी कंपनी क्यों इतनी सक्सेसफुल हो गई है इतने छोटे टाइम में? क्योंकि मैं मान के चलता हूँ अगर कोई बच्चा इस लेवल पे है, उसको पहुँचना इस लेवल पे है, तो उसको उतना गैप फिल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कोई बच्चा इस लेवल पे है, उसको पहुँचना उसी लेवल पे है, तो उसको उतना कम गैप फिल करना पड़ेगा। और आई थिंक मैंने आपको जो छोटा सा एक वीडियो भी पहले शेयर किया आपसे कि 10 दिन के अंदर ही बच्चों में इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। वो मैंने उनके अंदर फ़र्क नहीं डाला, मैंने सिर्फ एक रास्ता दिखाया उनको, वो रास्ते पे वो खुद चले। तो अगर आपकी मंशा साफ है कि आप एक लार्जर गुड के लिए कोई काम कर रहे हो, वो कहते हैं ना कि अगर आप शिद्दत से कोई चीज़ चाहो तो पूरी कायनात भी उसकी मदद करती है आपको वो पाने में। राइट। तो वो, और दूसरा परसीवरेंस, अगर आप उसकी तरफ लगे रहो, मेहनत करते रहो, तो कोई चीज़ नहीं आपको रोक सकती। सर, मेहनत तो हर कोई कर रहा है, हार्ड वर्क सब कर रहे हैं, लेकिन सक्सेस नहीं मिल पाती लोगों को। ब्यूटीफुल। एक दीवार है, हमें बताया कि फौज कोई भी दीवार तोड़ देती है। अब मैं दीवार पे जाके सर मारना शुरू कर दूं अपना, तो वो टूटेगी, मेरा सर ज़रूर फूटेगा। मेहनत, जो आजकल हम वर्ड यूज़ करते हैं स्मार्ट वर्क, हमें उस दीवार, ज़रूरी नहीं है हर दीवार को हमने तोड़ना है। अगर मान लेते हैं कि आज मैं एक रिसेंटली मैं आपको इसका एक एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। अभी हम एक अंबिकापुर नाम की जगह है जो बहुत लोगों ने सुनी भी नहीं है शायद, ये रायपुर से भी 300 किलोमीटर आगे है, तो कैब 6 घंटे 7 घंटे लेती है। तो हमारा मेहनत हम कर ही रहे हैं अपनी कंपनी में। हमें वो पहला एक बड़ा वो मिला ट्रेनिंग का असाइनमेंट कि आपको वहाँ पे आके ट्रेनिंग करनी है बच्चों की। अब 28 नवंबर को ट्रेनिंग शुरू होनी थी, 26 नवंबर को मुझे मैसेज आया कि जिन ट्रेनर को भेजा था मैंने वहाँ पे, मुझे जाना था 2 दिन बाद। मैंने कहा आप शुरू करिए, मैं आ जाऊँगा जी। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा एडमिट हो गया, मैं नहीं आ सकता। अब आती है आपकी मेहनत का। मेहनत तो सारे कर रहे हैं, हमने क्या किया, मैंने अगले दिन सुबह की टिकट बुक करी 27 तारीख की। मैं शाम को रायपुर पहुंचा, रात को मैंने कैब ली, ओवरनाइट कैब में गया, 4:30 बजे सुबह पहुंचा मैं वहाँ पे, और 8 बजे से हमने अपनी क्लास शुरू कर दी। ये तो होगी मेहनत। 8 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक हम क्लास चलाते रहे, और अगले 7 दिन ये हमारा रूटीन रहा। अब उन्होंने ये देखा कि जिस तरीके की हमने ट्रेनिंग दी थी उनको, और मुझे नहीं पता था वो बच्चे पहले ही कहीं से ट्रेनिंग पाके आ चुके थे, उन बच्चों ने ये बोला कि सर हमें ये ट्रेनिंग में कुछ सिखाया ही नहीं गया था पहले, जो आपने आके बताया। नाउ दिस इज़ वेयर आई एम सेइंग कि मेहनत प्लस आपका स्किल और टैलेंट, कि आपने मेहनत तो कर ली, पहुंच गए, आपने शुरू भी कर दी, और आप मंत्र भी, गीता का पाठ भी कर रहे हो उनके सामने बैठ के, बट उनके दिमाग में क्या मैं उनसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ, क्या मैं पहुँच पा रहा हूँ? दैट इज़ वेयर द स्मार्ट वर्क कम्स इन। क्योंकि वो बच्चे एक छोटी जगह के थे, उनको मैं अगर वही हाई लेवल पे समझाना शुरू करता, अंग्रेज़ी की फ्लैम्बॉयंट चीज़ें बोल बोल के, वो बोलते पता नहीं क्या बोल रहे हैं। और मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है, 11 बच्चों में से 6 बच्चे हमारे रिकमेंड हुए आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए। ओके। विच इज़ अ फेयरली बिग नंबर। अब उसका फॉल आउट देखिए, उन्होंने कहा हमें बड़ी अच्छी ट्रेनिंग लगी, आप भी बड़े पसंद आए एज ए ट्रेनर आपकी टीम, अब आप अगले 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट लीजिए हमसे, और आप हमारे यहाँ पूरे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए जो ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। क्योंकि हमने क्या किया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल था उसी में उनको मॉडिफाई करके ट्रेन किया। नाउ दिस इज वेयर द स्मार्ट वर्क कम्स इन। फिर हमने वो स्ट्रक्चर्स बनाए, और आज मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है, पूरी इंडिया में किसी भी प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट में वो स्ट्रक्चर्स, या किसी भी गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट में लेस एसएसबी वो स्ट्रक्चर्स नहीं है उस तरह के। वाह।
तो सर अगर आपको मतलब अगर आपसे कोई यंगस्टर जुड़ना चाह रहा है, एज ऑडियंस भी हमें देख रहे हैं लोग, तो वो कैसे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं अगर उनको ट्रेनिंग करनी है आर्मी के रिलेटेड या अपना फ्यूचर बनाना है मतलब आर्मी के रिगार्डिंग, तो कैसे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? दीपक, हमारे अभी 2 वर्टिकल हैं। पहला वर्टिकल इन्वेंसियो सर्विसेज, आप नेट पे सर्च कर दिए आपको कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे और मैं आपसे भी शेयर करूंगा ताकि आप लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल सकें। बट हम 2 तरीके से अब ट्रेन कर रहे हैं। पहला प्योर आर्म फोर्सेस में जाने के लिए, बट जैसे मैंने आपको एसएसबी का प्रोसेस बताया जो काफ़ी डिटेल्ड और काफ़ी लंबा है, हम क्या कर रहे हैं, हम बोलते हैं कि एसएसबी तो मदर इंटरव्यू है। अगर आपने उसके लिए तैयारी कर ली, वो क्लियर कर लिया, तो आप ज़िंदगी में कुछ भी पा सकते हो। आप लिंक्डइन में चले जाओ, आज 30-30, 35-35 साल सीनियर कॉर्पोरेट पीपल वो लिखते हैं अपने प्रोफाइल में एसएसबी रिकमेंडेड। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट एंड यू गेट रिकमेंडेड, देन आई थिंक यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ। तो इसलिए हमने अभी स्कूल्स में शुरू किया है। 12th 11th स्टैंडर्ड के बच्चे, अभी हमने 12th स्टैंडर्ड के लिए किया, अगेन उनको ट्रेनिंग समझ में आई तो उन्होंने कहा आप 11th के लिए भी करो। अभी हम जून में जा रहे हैं दोबारा 50 बच्चों के लिए। उनको हम उनकी डिटेल पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग और करियर काउंसलिंग, ताकि उनको हम एक रास्ता दिखा सकते हैं। फाइनली उस रास्ते पे तो उन्होंने ही चलना है। मैं अपनी कंपनी का डिटेल्स आपके लिंक में आपको मैं शेयर कर दूंगा। आई विल रिक्वेस्ट आप शेयर कर दीजिए एंड दे कैन जस्ट गिव अस अ कॉल और ड्रॉप अ मैसेज, वी विल रीच आउट टू देम। ठीक है सर, सर की सारी डिटेल आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ईमेल आईडी सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन जो माइंड में आ रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट एंड रेप्यूटेड हमारी इंडियन आर्मी फोर्सेस है, सो यंगस्टर क्यों कतरा रहे हैं फिर भी ज्वाइन करने से उसको? क्योंकि मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। उनको लगता है कि आर्मी में ज्वाइन करना मतलब शहीद होना है, मतलब ज्वाइन करते गोली चल जाएगी। और दूसरा ये कि एक उनके अंदर डर भी है, क्योंकि आज तक जो भी आपने ऑफिसर्स का या आर्म फोर्सेस का रुतबा किसी भी मूवी, किसी भी सीरियल, किसी भी एपिसोड में देखा होगा, तो हमेशा हम उसको एक बहुत ऊंचे लेवल पे समझते हैं और हम सोचते हैं यार ये मैं तो यहाँ कभी पहुँच ही नहीं पाऊँगा। तो अवेयरनेस, आई एम श्योर आज आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से काफ़ी लोगों को कुछ हम जानकारी दे पाए होंगे। और मैं ये बताना चाहूँगा सभी को कि इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। इसी के साथ मैं आपको अपना एक हैशटैग भी बताता हूँ जो है L2L2L, मतलब लर्न टू लिव टू लर्न। दीपक, इंसानों और जानवरों में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि वो जीते हैं सर्वाइव करने के लिए। आज सोचो आप मेरे गले में एक पट्टा बांधो, हमारे घर में सबके पेट्स होते हैं, कोने में बिठा दो और उनको 2 टाइम की मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी बढ़िया बढ़िया दो, वो कुछ नहीं कहेगा, वो बोलेगा ठीक है भाई ज़िंदगी सही चल रही है, बढ़िया चल रही है। बट अगर आप मेरे साथ वो करो या मैं किसी के साथ करूँ तो आप बोले ये क्या है भाई, मेरे को आज मैं मारुति चला रहा हूँ, कल मुझे एस्टीम चलानी है, परसों मुझे होंडा सिटी चलानी है, फिर मुझे मर्सिडीज चलानी है, या मेरे कुछ भी ख्वाब हो सकते हैं। आज मैं 10 लोगों की मदद कर रहा हूँ, कल मैं 2 की करूँ, 200 की करूँ, 400 की करूँ। जैसे मैंने एक अपना एम बनाया कि मरने से पहले 1 लाख लोगों की मदद कर सकूँ। अगर आपने मेरे से पूछा कि अगर सर 1 लाख के पास पहुँचोगे तो उसको 10 लाख कर देंगे। तो आप अपना टारगेट बढ़ाना चाहते हो तो यू लर्न टू लिव, एंड जीने के लिए सीखना पड़ेगा। तो लर्न टू लिव टू लर्न। वाह, सो आई एम श्योर दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज के पॉडकास्ट से। और फालतू की रील छोड़कर ये पॉडकास्ट पूरा देखो, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, भूल मत जाना, क्योंकि इंडियन आर्मी के साथ साथ हमने इसमें कैरियर कैसे बना सकते हैं उन सबके ऊपर चर्चा करी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। थैंक यू। जय हिंद सर।